हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो काफ़ी लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैं उन लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं। तो मेनली हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो उसी को बोला जाता है पार्टीशन। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसली कंसोलिडेशन के बारे में। प्रिंसली कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हमारे देश में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट थे। तो इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में जोड़ दिया गया, मतलब कि अभी 28 ही राज्य हैं, उस समय 565 प्रिंसली स्टेट थे, तो इन लोगों को यूनिफाई किया गया, कंसोलिडेट किया गया, तो यही है प्रिंसली कंसोलिडेशन। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक रीड्राइंग। तो हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु जो राज्य है वो उसमें तमिल बोली जाती है ज़्यादातर, और केरला में मलयालम बोली जाती है, उसी तरह से हरियाणा में हिंदी, पंजाब में पंजाबी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे किस तरह से लिंग्विस्टिक रीड्राइंग हुई थी, उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है द थ्री कोर चैलेंजेस। थ्री कोर चैलेंजेस मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमारे पास मेनली तीन सबसे कोर चैलेंजेस थे जो इंडिया को सॉल्व करने थे। तो सबसे पहला चैलेंज था टू शेप अ यूनाइटेड नेशन। दैट मीन्स कि इंडिया जो है एक डाइवर्स नेशन है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई धर्म के लोग पाए जाते हैं, कई जाति के लोग भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई गोंड है, इस तरह से। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में, आप देख पाते हैं। तो किस तरह से इन डाइवर्सिटी के होते हुए भी एक साथ सब मिलजुल कर रह सकते हैं, कैसे हम लोग यूनाइटेड नेशन की तरह रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था कि हम लोग डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हम लोगों पर ब्रिटिश लोग का शासन चलता था। तो उस समय हम लोग के पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई इंडियन पॉलिटिक्स में आसानी से जा नहीं पाता था। तो हम और सभी को समान अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। तो हम लोगों का चैलेंज था कि डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तीसरा चैलेंज था ब्रॉड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग इंडिया में पॉवर्टी में जीते थे, किसी के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो हम लोग कैसे अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये भी उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज था। अब देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, ट्रेजेडी एंड ट्रॉमा। तो पार्टीशन कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये देखना है हम लोगों को। तो देखिए, पार्टीशन होने से पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया हुआ था। और ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि जो इंडिया है वो दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, दो तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ है, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, और बाकी कोई डिवीजन नहीं। हिंदू अलग हो जाने चाहिए, मुस्लिम अलग हो जाने चाहिए। तो इसी को बोला जाता है टू नेशन थ्योरी, मतलब कि हिंदू का अलग देश और मुस्लिम का अलग देश। दूसरा कॉम्प्लेक्स डिवीजन। दैट मीन्स कि जब अगर ये डिवीजन होना था तो ऐसा नहीं था कि इंडिया, अगर ये इंडिया का मैप है तो आधा आधा काट दिया जाए और इधर हिंदू हो गए, इधर मुस्लिम हो गए। आप देख पाते हैं कि जो इंडिया का मैप है उसमें इधर पंजाब के साइड में डिवीजन तो हुआ था, इधर बंगाल के साइड में भी डिवीजन हुआ था, क्योंकि दोनों साइड में मुस्लिम थे और हिंदू थे। तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन, मतलब कि सिंपल डिवीजन नहीं था, बहुत कॉम्प्लेक्स था। और दूसरा, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनप्लान्ड माइग्रेशन। अनप्लान्ड माइग्रेशन का मतलब ये है कि जब पार्टीशन हो रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, तो डिमार्केटेड बाय द रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन। तो रेड क्लिफ ने जो है कि अपने हिसाब से ही बाउंड्री लाइन खींच दी थी और लोगों को इस तरफ से उस तरफ जाना था। काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते थे उनको इंडिया जाना पड़ा था, इंडिया में जो रहते थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा था। तो इस तरह से काफ़ी लोगों को समस्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर है कि 80 लाख लोग लगभग रेफ्यूजी बन गए थे। उन 80 लाख लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा था उस समय। और इतना हद तो ये हो गई थी कि 5 से 10 लाख लोगों की उस समय मृत्यु भी हो गई थी। सोचिए कितने ज़्यादा लोग मर गए थे सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के कारण। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है नेहरूज विजन, सेकुलर विजन। तो नेहरू के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। इधर हम लोग जिन्ना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नेहरू जो थे उन्होंने प्लूरलिस्टिक कमिटमेंट किया। प्लूरलिस्टिक कमिटमेंट का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये इस्लामिक स्टेट है। लेकिन नेहरू ऐसा कह रहे थे कि इंडिया को हम लोग हिंदू नेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग इसे सभी के लिए इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, सभी धर्म के लोग यहाँ पर हंसी खुशी से आसानी से रह सकते हैं। तो इन्होंने प्लूरलिस्टिक कमिटमेंट किया कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और लेटेस्ट टू चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 1947 में सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा और साफ साफ ऐसा कह दिया कि मुस्लिम को माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट तो किया जाएगा, लेकिन उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी और सिटीजनशिप राइट, ऐसा सब कुछ राइट दिया जाएगा जैसे कि मेजोरिटी को दिया जाता है।
और फिर सेकुलर स्टेट फ्रेमवर्क मतलब कि स्टेट पॉलिसी जो बनाई जाएंगी वो रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम को कोई अधिकार ना मिले, मुस्लिम के खिलाफ कोई पॉलिसीज़ हो। मतलब कि सभी को कुल मिलाकर के समान अधिकार मिले, हिंदू हो या मुस्लिम। ऐसा नेहरू का विजन था कि एक सेकुलर नेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है गांधी पीस क्रूसेड एंड सेक्रीफाइस। अब गांधी का क्या रोल था भाई, ये भी देख लेते हैं। हीलिंग द वुंड्स। वाइल इंडिया सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस, गांधी वॉज इन बंगाल वॉकिंग थ्रू नो रायट ऑन विलेजेस टू रिस्टोर कम्युनल पीस। तो गांधी क्या कर रहे थे उस समय, जो रायट हो रहा था पार्टीशन के बाद, जो बहुत सारे लोग इससे परेशान हो गए थे, बहुत सारे दंगे हो गए थे, तो वहाँ पर गांधी जी खुद पैदल यात्रा करने चले गए थे देखने के लिए कि कैसी कंडीशन है, कैसा स्थिति है। वो वहाँ जा कर के लोगों को समझाना चाहते थे कि भाई ये सब करना गलत है, ऐसा मत करो। तो इसीलिए वो उस समय बंगाल में गए थे, जब जब इंडिया के लोग इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे उस समय। फास्ट इन दिल्ली इन 1948 ही लॉन्च हिज फास्ट टू एंश्योर मुस्लिम लिव विद डिग्निटी इन इंडिया एंड पुश द गवर्नमेंट टू रिलीज फाइनेंशियल यूज टू पाकिस्तान। और उन्होंने जनवरी 1948 में एक फास्ट रख लिया था, मतलब भूख हड़ताल रख लिया था, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम को इंडिया में डिग्निटी के साथ रहने दिया जाए और जो पाकिस्तान को कुछ पैसा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए ताकि उन लोग अपने देश को संभाल सके। फिर है इनका 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। दिस ट्रेजेडी इंस्टेंटली सॉवर्ड द वायलेंट कम्युनल एनवायरमेंट अक्रॉस द कंट्री। और जब उनकी हत्या हो गई उस समय बहुत सारा वायलेंट कम्युनल एनवायरमेंट हो गया, मतलब कि फिर से दंगे होना स्टार्ट हो गए। फिर है सरदार पटेल के बारे में हम लोग देखेंगे, सरदार जी। तो सरदार पटेल का उस समय काफ़ी बहुत बड़ा रोल था क्योंकि इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया था भाई, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया था वो 565 प्रिंसली स्टेट में उस समय डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडिया तो था ही और अलग से प्रिंसली स्टेट इतने सारे टुकड़े में बटे हुए थे। अभी हम देख पा रहे हैं कि 28 राज्य हैं हमारे पास सिर्फ। उस समय सोचिए 565 राज्य थे, अगर इनको यूनिफाई नहीं किया जाता तो कितने सारे टुकड़े हुए रहते इंडिया के। तो इनका इसीलिए बहुत बड़ा रोल होता है। कवर्ड 565 प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडियन लैंड। व्हेन ब्रिटिश paramountcy ended, स्टेट्स वर लीगली फ्री टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जब ब्रिटिश छोड़कर चले गए इंडिया को, तो ये जो स्टेट थे इन लोगों के पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तो तुम सिर्फ इंडिपेंडेंट रहो। सरदार पटेल्स मिशन एज डिप्टी सीएम एंड होम मिनिस्टर। तो ये डिप्टी सीएम थे और होम मिनिस्टर भी थे। ये जो मास्टरफुल ब्लेंड ऑफ पर्सुएशन डिप्लोमेसी एंड विल्ड फोर्स। तो इन्होंने इनकी डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी थी। इन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ किया इन स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि रूलर साइन करते थे इन प्रिंसली स्टेट के, और इस डॉक्यूमेंट साइन करने का मतलब ये होता था कि वो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ गए हैं। इंटीग्रेशन हैदराबाद और मणिपुर। तो बाकी जितने प्रिंसली स्टेट थे वो लगभग सभी लोग इंडिया को ज्वाइन कर लिए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो नहीं कर रहे थे जल्दी। तो जैसे कि हैदराबाद है, एक मणिपुर है। इनके केस में क्या स्पेशल हुआ था देखते हैं। केस ऑफ हैदराबाद, निज़ाम उस्मान अली खान वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटहुड। वहाँ हैदराबाद के रूलर थे निज़ाम उस्मान अली खान, और ये चाहते थे कि हम किसी में ना जुड़े, हम इंडिपेंडेंट रहें। इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की पीजेंट थी उन्होंने रेबेलियन कर दिया था, क्योंकि पीजेंट चाहते थे कि हम लोग इंडिया के साथ जुड़ जाए। तो इन्होंने पीजेंट ने जब रेबेलियन किया तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रजाकर। रजाकर का काम ये था कि पीजेंट को जाकर के सप्रेस करो, उन लोगों को जाकर के शांत करो। इन रिस्पॉन्स इंडिया लॉन्च ऑपरेशन पोलो। तो ऐसा जब पटेल जी ने देखा, सरदार पटेल ने, तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च करवा दिया। वो ऑपरेशन पोलो एक मिलिट्री एक्शन था, 1948 में लॉन्च हुआ था, और इस ऑपरेशन के बाद निज़ाम को सरेंडर करना पड़ गया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ गया। तो इस तरह से हैदराबाद इंडिया से जुड़ गया था। नेक्स्ट है मणिपुर का केस। मणिपुर में कौन राजा थे? महाराज बोधा चंद्र सिंह। और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन तो किया, लेकिन एक कंडीशन रखी कि हमारे स्टेट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा इंडिया, मतलब हमें रूल करने की पूरी आज़ादी होगी। लेकिन जब पब्लिक प्रेशर आया तो मणिपुर में पहली बार इलेक्शन रखा गया जून 1948 में, और उसके बाद मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई थी सितंबर 1949 के समय। ये पूरी तरह से इंडिया में मर्ज हो चुका था। अब है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो अब लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे हमारे जो स्टेट थे वो डिवाइड हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट, ये सब तो जुड़ चुके थे। उसके बाद देखिए क्या होता है। चैलेंज ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स। नेशनलिस्ट फियर दैट क्रिएटिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज वुड ट्रिगर सेशनलिज्म एंड डिस्टर्ब इंडियन यूनिटी। मतलब कि जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने ऐसा डरते थे कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को बांट दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा देश कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इससे इंडियन यूनिटी को खतरा है। फिर आंध्रा मूवमेंट में क्या है कि तेलुगु स्पीकर्स इन मद्रास प्रोविंस डिमांडेड सेपरेट स्टेट। पोटी श्रीमामोलू वेंट ऑन एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पासिंग अवे आफ्टर 56 डेज। तो तेलुगु स्पीकर जो थे मद्रास प्रोविंस में, वो चाहते थे कि हमारा एक अलग राज्य हो, हमारा एक तेलुगु राज्य बने, मतलब कि आंध्र प्रदेश जो अभी है फिलहाल में, वो चाहते थे।
तो वहाँ के एक ये थे पोटी श्रीमा मल्लू, जो एक भूख हड़ताल कर लिए और इन्होंने भूख हड़ताल करते-करते लगभग 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा, लोग भड़क गए थे काफ़ी। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एस्टैब्लिश करना पड़ा, गेट इट इन 1953 टू इन रिस्पॉन्स टू माउंटिंग प्रोटेस्ट द लैंडमार्क स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 एस्टैब्लिश। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई जो इसका काम ये था कि किन राज्यों को किस बेसिस पर डिवाइड करना सही रहेगा, इस बात का पता करना, और अगर कोई स्टेट डिवाइड होता है तो उसके बीच में बाउंड्री कैसे बनाई जाएगी, इस चीज़ को डिफाइन करना। तो जब ये कमीशन बना तो उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाई जानी चाहिए, रीड्रॉन प्राइमरी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज इन 56 स्टैंडिंग डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो 14 स्टेट और 6 यूटीज उस समय बन चुके थे 1956 में। तो आंध्र प्रदेश जो है कि दिसंबर 1952 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, सबसे पहले आंध्र प्रदेश मद्रास प्रोविंस से टूट कर बना था दिसंबर 1952 में। SRC मेंबर्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में कौन कौन मेंबर थे? फजल अली चेयरमैन थे, KM पनिकर थे और HN कुंजरू थे। आउटकम, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री रीड ऑन स्टेट्स ऑन लैंग्वेज एक्चुअली स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि नेशनलिस्ट लोग डरते थे कि कई टुकड़ों में बांटने से हमारा देश अलग हो जाएगा, लेकिन इसका आउटकम क्या, इसका ठीक उल्टा हुआ कि जब हम लोगों ने कंट्री को डिवाइड किया तो इससे नेशनल यूनिटी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अब नेक्स्ट क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि इंडियन स्टेट कौन कौन कब बना था। तो 1960 में बॉम्बे को अलग किया गया था। बॉम्बे 2 टुकड़ों में बट गया था, एक गुजरात बना था और दूसरे महाराष्ट्र बन गया था। गुजराती लोग यहाँ रहते थे और यहाँ मराठी लोग रहते थे। फिर 1966 में पंजाब को स्प्लिट किया गया। पंजाब एक तरफ पंजाबी हो गए और दूसरी तरफ हरियाणा हो गए। हरियाणा वाले हिंदी बोलते थे और पंजाब वाले पंजाबी बोलते थे। फिर 1972 में नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड किया गया। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने स्टेटहुड इनको मिल गया था और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बन गए थे। फिर 2000 का समय आया जिसमें कि झारखंड अलग हुआ बिहार से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। फिर 2014 का समय आता है, ये सबसे रिसेंट केस है जहाँ पर आंध्र प्रदेश जो बना हुआ था उसमें से भी तेलंगाना एक स्टेट निकाल दिया गया और अभी तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का है अमरावती। उस समय ये 29th स्टेट था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सारे टॉपिक हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली। अब देखते हैं इसमें सब कुछ हाई यील्डिंग क्वेश्चन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बनाया गया था भाई? तो SRC इसलिए बनाया गया था कि जो लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करने की डिमांड उठ रही है उसको देखा जाए कि कौन कौन सा स्टेट किस तरह से डिवाइड हो सकता है, और अगर डिवाइड होता है तो उसके बॉर्डर्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे। और फिर है अंडर विच हिस्टोरिकल ट्रीटी डिड मणिपुर ज्वाइन इंडिया। तो मणिपुर के केस में हम लोगों ने देखा था कि बोधा चंद्र सिंह थे वहाँ के जो राजा थे उस समय, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था 1947 में ही, और बाद में इन्होंने मर्जर एग्रीमेंट 1949 में साइन किया, जिसके बाद मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया था। फिर है सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? इसको बिस्मार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी को यूनिफाई किया था, ये जर्मनी का था और इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था। तो उसी तरह से सरदार पटेल ने भी 565 प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई किया इंडिया में, तो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कह दिया जाता है। फिर है ऑपरेशन पोलो क्या था? तो हम लोगों ने देखा था हैदराबाद के केस में कि वहाँ के जो निज़ाम थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उसके बाद वहाँ पर पीजेंट रिबेलियन हो गया था और इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए और इंडिया में हैदराबाद को जोड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया था। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन ट्रॉमा, मतलब कि 2 नेशन थ्योरी क्या था। पंजाब और बंगाल अलग हो गए थे, और फिर मैसिव कम्युनल वायलेंस, पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हो रहा था। फिर हम लोगों ने देखा सरदार पटेल ने क्या किया कि 565 प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई किया था। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो देखा। फिर मणिपुर में फर्स्ट एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुआ ये देखा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था ये देखा। आंध्र प्रदेश कब बना, SRC कब इस्टेब्लिश हुई, और 14 स्टेट और 6 यूटीज कब बनी, ये देखा हम लोगों ने। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट का भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं किसी भी सब्जेक्ट को काफ़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकता हूँ। धन्यवाद।